सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और मंजरी, क्या हाल है? हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं, क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से। बिल्कुल। और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है। तो भाई कोई भी आए, लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके, और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही। बिल्कुल। नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसें एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती धूप होती है, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी रहती है, तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हम जब देते तभी वो खाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गाँव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलिथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं, और यही पॉलिथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है। तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें, कि पॉलिथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें, या कचरा जहाँ डालते हैं वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए हैं उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल, पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिख कर दी है, तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं ना, आपको हम खिलाने वाले हैं अभी। वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या? नहीं है ना, तो ये गलत बात है ना, ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे, अगली बार खिलाएंगे, है ना। तो कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए हैं, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। इसका भाग 1 आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह है? तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे। बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे, मतलब एक है नैनन पुकारता,
हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था। और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं। बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं। बिल्कुल, धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो। तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही जानता है जिसके साथ ये होता होगा। जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग 1। चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पांथे, उपेले बनाएं, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए
आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ़े हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती, ये क्या है, इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ। मैं नौकर को मना करता, वो कहती, अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती? क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो। भला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर। जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर।
मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिलाती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की। बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं। इसे जरा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं। कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था। जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग। बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे। किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी। मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काची ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे। अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है। हाँ, हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बता देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था।
जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली, ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ, खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे। बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, अरे साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए। इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। देखिए, मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी। थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। अब बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए, मैं काट देता हूं। मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ
हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, ये पत्तियां कहाँ रख जाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रख देता हूं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काची ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार। तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी। उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच कर कि ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर भेजी है इन्होंने। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु हैं जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण हैं, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण
परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था। बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था। जी, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीक है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। बिल्कुल, और अब सुन लेते हैं गीत। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू री
देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं, हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है। जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहाँ एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं। और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने देखा है अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारी स्कूल की जो सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे, उनकी डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे। और रूठना मनाना तो चलता ही था। रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में भी खटास आती है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब दोस्ती में खटास आती है। वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्ती रहते हैं। जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ मन में कुछ था। वरना आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम बात करती हो ना, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल 100 की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो आप नहीं निभा पाओगे, दोस्ती नहीं निभा पाओगे। तो हमारे दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है मंजरी। मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते, जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं। लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया, तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है। बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग है। और बहुत अच्छी बात है जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने कहाँ गए। सही बात है। कुछ मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप कहाँ रहती हैं, आप वही मंदाकिनी है हमने जो कभी साथ पढ़ा करती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, है ना। बिल्कुल सही बात। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अगर वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया। तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं। रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है। रिश्ते बंधन कारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं। इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा
दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं। बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं। और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं। परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है। जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है, इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। लगा तू एक सपना सा, अब तो लगे तू वही अपना सा। पहले लगा तू एक सपना सा, अब तो लगे तू वही अपना सा। ले चल हाथ पकड़ के सजना, चाहे जिधर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। आ गई बलम तेरी बातों में, क्या है न जाने तेरी आंखों में। आ गई बलम तेरी बातों में, क्या है न जाने तेरी आंखों में। भूल गई मैं प्यार में तेरे अपनी डगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। जानो कि तू हर जाई है, सोचूं क्यों आँख मिलाई है। जानो कि तू हर जाई है, सोचूं क्यों आँख मिलाई है। लेकिन तुझको देख रही ना कुछ भी खबर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। हाँ तो मंजरी बताइए, हमारे दोस्ती में और क्या क्या होता है? दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं। एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं, तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना। मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं? मुझे तो लगता है दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं है। आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब एंजॉय कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा। देखती हूँ। हाँ।
चलिए ठीक है, कर लेंगे। हाँ। और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह? मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है। ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं, पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले। शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है। वहाँ गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है। जी, है ना? बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग सुनते हैं गीत। हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, तमन्ना बुन रही थी धड़कनों के हार बरसों से, छुप छुप के आने वाले, छुप छुप के आने वाले तेरे प्यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके।
जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, एक रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है जी। और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना बनाते मजा हैं, आता तो बहुत है अच्छा ना। लगता है। हाँ। जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत। जी। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, हम उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है। फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं। इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा, और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है। बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना? नहीं, आप पढ़िए ना, क्या कह रही हैं? कि सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू 2-3 तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना, मसूर, मक्का, जौ होता है, जिसे लोग कहते हैं, लोग खाते हैं। सतुई ये सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है। यानी सत्तू और सतुई, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया कि हम दोनों में क्या फर्क होता है। हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई। क्या बात यानी आप इतने से ही निकल ली तो अगली बार आप मेरी अच्छी दोस्त है ना जी, तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली हैं। ठीक है। तो अब सुन लेते हैं गीत। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सालगी कभी बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सालगी कभी बेगाना। बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। बड़ी भोली हो।
तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।